हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो के 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। इसके पहले फ्लेमिंगो के चैप्टर्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन, पोएम के 2 मार्क्स के क्वेश्चन और विस्टास के 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड करके रखे हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं एंड ये वाला वीडियो भी आपका छोटा ही रहने वाला है। आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपने प्रीवियस तीनों वीडियो देखे हैं, आप ये देखने भी आए हैं चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। तो लोग विलेज से सिटी में क्यों माइग्रेट करते हैं? अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, हायर वेजेस के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़ के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए लोग विलेजेस से सिटीज़ में माइग्रेशन करते हैं। What forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty? पूछा है कि फिरोजाबाद की जो बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बाग हैं वो अभी भी गरीबी में क्यों हैं? बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। कई सारे मिडिल मैन हैं जो उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, वेजेस उनको बहुत कम मिलते हैं, वर्किंग कंडीशन जहाँ पर वो लोग काम करते हैं वो कंडीशन बहुत ही ख़राब है, एजुकेशन नहीं है लोगों के पास में एंड गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। इसकी वजह से ये सभी लोग जो भी फिरोजाबाद की बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं वो गरीबी में फंसे हुए हैं। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। तो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या क्या नुकसान है, साइड इफेक्ट्स होते हैं? तो कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं। वर्कर्स को हाई टेम्परेचर में भट्टी के पास में, फर्नेस के पास में बैठ के काम करना पड़ता है। जो डस्ट होती है ग्लास की और टॉक्सिक फ्यूम्स जो रहती है, जो भट्टी से निकलती है, फर्नेस से निकलती है, उसको वो इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से उनको लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। साथ ही आंखों की समस्या होती है, उनको दिखना कम हो जाता है, या कई सारे बच्चों की आइट साइट परमानेंटली डैमेज हो जाती है। वाई शुड चाइल्ड लेबर भी एलिमिनेटेड एंड हाउ। तो चाइल्ड लेबर क्यों खत्म कर देना चाहिए या किस तरह से खत्म किया जा सकता है एंड क्यों खत्म करना चाहिए हमको इसको? तो चाइल्ड लेबर एलिमिनेट करना चाहिए बिकॉज जो बच्चे हैं वो छोटी उम्र में काम करने के लिए नहीं बने हुए हैं। उनका जो स्प्रिंग इस चैप्टर में बात करी गई है लॉस्ट स्प्रिंग में, कि उनका जो बसंत है वो खो जाता है, तो उसको बचाने के लिए चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करना चाहिए। क्या होता है चाइल्ड लेबर से? उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, अच्छी हेल्थ नहीं मिल पाती, उनकी खुशियाँ छिन जाती है और वो गरीबी के जंजाल में फंसे हुए रहते हैं। चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिक्ट कोई नियम कानून बनाने पड़ेंगे, एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करनी पड़ेगी और जो गरीब परिवार हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। अवेयरनेस वैसे क्रिएट हो रही है, कई सारी दुकानों पे आपने देखा होगा वो चिपका के रखते हैं कि हमारे यहाँ पे चाइल्ड लेबर काम नहीं करते, बाल श्रमिक प्रतिबंधित है, ऐसा वो लिख कर रखते हैं। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने किस तरह से अपने पानी के डर को दूर किया? तो एक सिस्टमेटिक और ट्रेनिंग उसने ली थी और उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन थी कि नहीं, मुझे इस डर को दूर करना है। इंस्ट्रक्टर ने स्टेप बाय स्टेप तरीके से डगलस को तैरना सिखाया, उसको अंडर वाटर ब्रीदिंग सिखाई एंड अलग अलग स्ट्रोक सिखाए, जिसकी रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से डगलस ने पानी के डर को दूर किया। हाउ डिड डगलस बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो डगलस को किस तरह से इंस्ट्रक्टर ने अच्छा एक तैराक बनाया? कैसे बनाया? आधा आंसर आप प्रीवियस उससे भी ले सकते हैं। एक सिस्टमेटिक एंड पेशेंट मैनर में उसको तैरना सिखाता है, वो ब्रीदिंग सिखाई उसको प्रॉपर तरीके से, फिर बेल्ट के जरिए इनिशियली उसको तैरना सिखाया था, देन धीरे धीरे करके उसको अलग अलग तरीके के स्ट्रोक सिखाए, क्रॉलिंग, बैक स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई एंड कंटिन्यूस प्रैक्टिस और इनकरेजमेंट की वजह से इंस्ट्रक्टर ने डगलस के मन का जो डर था वो दूर कर दिया और एक कॉन्फिडेंट स्विमर बनाया इन 7 months। वॉट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। तो किन कारणों की वजह से पेडलर का जो मन था वो चेंज हो गया, उसका रास्ता बदल गया और वो एक अच्छा इंसान बन गया? बिकॉज एडला विलियमसन ने उसके साथ में बहुत ही काइंडनेस के साथ में बिहेवियर किया था, उसके ऊपर विश्वास किया और उसको अंडरस्टैंड किया, उसको समझा। एंड जिस तरह से एडला ने पेडलर को ट्रीट किया था उसकी वजह से, उसको जो रेस्पेक्ट प्रोवाइड की गई थी उसकी वजह से पेडलर ने फाइनली अपने रास्ते बदल दिए। Why did Gandhi consider the चंपारण एपिसोड a turning point in his life? तो क्यों गांधी जी के लिए ये जो चंपारण का एपिसोड है ये टर्निंग पॉइंट था? बिकॉज ये पहला एक ऐसा केस था जहां पर ये जो सिविल डिसोबीडियंस का एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ था एंड जो पावर थी नॉन वायलेंस की, ट्रुथ की और मास सपोर्ट की, बिकॉज सारे के सारे पीजेंट्स हो गए, जो बड़े बड़े वकील थे वहाँ के, पावरफुल लीडर्स थे और जो बाकी के लोग थे उन सब ने इसमें गांधी जी की हेल्प की थी। इसकी वजह से जो ऑर्डिनरी पीजेंट्स थे उनके ऊपर भी एक विश्वास क्रिएट हुआ कि भाई इनजस्टिस के लिए भी ये लोग आवाज उठा सकते हैं, जिससे
गांधी जी को एक ताकत मिली, उनको कॉन्फिडेंस आया। हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट? हमें कैसे पता चलता है कि जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें साधारण लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, कॉन्ट्रीब्यूट किया था? तो यहाँ पर इस एपिसोड में, चंपारण वाला एपिसोड जो इंडिको चैप्टर में है, इससे हमें पता चलता है कि जो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, गाँव के गरीब लोग थे, उन्होंने सपोर्ट किया गांधी जी को और वो आगे आते हैं। उनके अंदर डर है, उसके बावजूद वो आगे आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, एकजुट होकर वो उस स्ट्रगल में साथ देते हैं गांधी जी का। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ बड़े बड़े लीडर्स ने ही नहीं, छोटे छोटे लोगों ने भी, ऑर्डिनरी लोगों ने भी, सामान्य लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था आज़ादी की लड़ाई में। फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर, एक्सप्लेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्यों डर से आज़ादी मिलना ज़्यादा जरूरी है इसके बजाय कि उनको न्याय दिया जाए? पहले डर से आज़ादी क्यों जरूरी है? बिकॉज जब लोगों के मन के अंदर का डर जो है वो खत्म हो जाएगा तो वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अगर उनके मन में डर रहेगा तो वो खुद अपने लिए न्याय नहीं मांग पाएंगे। लेकिन जब उनके मन का डर खत्म हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने लिए, खुद के लिए न्याय मांगना स्टार्ट कर देंगे। नियम कानून एग्जिस्ट करते हैं बट बिना करेज के, बिना कॉन्फिडेंस के कोई भी गरीब व्यक्ति इन नियम कानूनों का उपयोग नहीं कर पाता है। और जब डर उनका दूर कर दिया जाता है तो उनको स्ट्रेंथ मिलती है। किसके अगेंस्ट में? एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के अगेंस्ट में बात करने की उनको स्ट्रेंथ मिल जाती है। और गांधी जी ने यह विश्वास किया कि पहले उनको जस्टिस दिलाने के बजाय पहले उनके मन का डर दूर करना चाहिए। राइट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर में क्या क्वालिटीज होना चाहिए? वो ऑनेस्ट होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए और उनके अंदर कंपेशन होना चाहिए। वो लोगों की समस्याओं को आसानी से समझ लें और लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए वो काम करें। एक अच्छा लीडर हमेशा अपनी एक्शंस के थ्रू लोगों को इंस्पायर करता है एंड एक एग्जाम्पल सेट उनके सामने वो करता है। उसके अंदर मॉरल वैल्यूज होती है, पेशेंस होता है एंड लोगों को एकजुट करने की एबिलिटी उसके अंदर होती है। Who is described as many sided genius? List 4 of his special qualities। तो many sided genius किसको बोला गया है और उसकी 4 स्पेशल क्वालिटी अपने को बतानी है। तो सुब्बू को मल्टी साइडेड जीनियस या मैनी फेसेड जीनियस भी बोला गया है बिकॉज उसके अंदर राइटिंग का टैलेंट है। वो प्रोड्यूस कर सकता है स्टोरीज को, डायलॉग्स को इंस्टेंटली, हाथों हाथ। वो एक अच्छा एक्टर भी है, पोएट भी है और एक क्रिएटिव असिस्टेंट है। कहाँ पर? जेमिनी स्टूडियो में। तो आप इस आंसर को 4 बुलेट पॉइंट के फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसकी इमेजिनेशन बहुत रिच है। यहाँ से आप 5वां पॉइंट भी बना सकते हैं, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट द डायरेक्टर्स विजन। तो ये सारी उसकी क्वालिटीज हैं सुब्बू की। हाउ डज अम्बर्टो इको और हाउ डज इको फाइंड टाइम टू राइट? तो अम्बर्टो इको को लिखने का समय किस तरह से मिल जाता है? बिकॉज ही मैनेजेस हिज टाइम वेरी नाइसली। बिकॉज जब भी उसको छोटा छोटा टाइम मिलता है, बीच बीच में गैप मिलता है, तो वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। वो उस टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। ही राइट्स ड्यूरिंग शॉर्ट ब्रेक्स, वाइल वेटिंग और इन अदर अकेडमिक, इन बिटवीन अदर अकेडमिक वर्क्स। तो जैसे इस चैप्टर में भी ये हुआ है कि जब मुकुंद उनका इंटरव्यू लेने के लिए आने वाला होता है, तब तक मुकुंद नहीं आता है, उस टाइम पे अम्बर्टो इको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए, जब भी आपको टाइम मिले पढ़ाई कर लेना चाहिए। हार्डली 1 महीना रह गया अब आप लोगों की एग्जाम हो स्टार्ट होने में, और अगर अब भी आप पढ़ाई नहीं करेंगे, छोटा छोटा टाइम नहीं निकालेंगे आप पढ़ाई के लिए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों के लिए हो सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए। What was distinctive about Eco's academic writing style? तो अम्बर्टो इको की एकेडमिक राइटिंग स्टाइल के बारे में क्या एक खास अलग बात है? तो उनकी राइटिंग क्लियर है, एंगेजिंग है और एक्सेसिबल है। उसमें कोई भी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड नहीं किया गया है, कोई भी डिफिकल्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और अगर कोई डिफिकल्ट एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है या आता है तो वो उसको बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये वाली जो चीज़ है ये मैं भी फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो मैं वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन दैट्स इट, बाकी और कोई डिस्कशन नहीं करता हूँ कि 5 मिनट के वीडियो के लिए आधा घंटा लगा दिया। हिज राइटिंग रिफ्लेक्टेड डीप नॉलेज बट रिमेन्ड रीडर फ्रेंडली। इनकी राइटिंग में खूब सारा नॉलेज है लेकिन वो रीडर फ्रेंडली है, लोगों को वो आकर्षित करती है। और इसके साथ में सीरियसनेस और क्लैरिटी दोनों का मिक्सचर होने की वजह से कई सारे लोग उसको पढ़ना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज? तो यहाँ से अम्बर्टो इको के नोवेल का नाम भी आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स में।
बिकॉज इट कंबाइंड मिस्ट्री, हिस्ट्री, फिलोसॉफी एंड सस्पेंस। तो इस नॉवेल में सभी चीजें हैं। रीडर्स को डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ना पसंद है, उसके साथ में जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है वो भी आपको समझ आएगी। आप में से अगर किसी ने मूवी देखी हो शर्लक होम्स की, तो आपको ये दोनों चीजें उसमें देखने को मिल सकती है। द मेडिवियल सेटिंग्स एंड एंगेजिंग प्लॉट अपील टू बोथ सीरियस रीडर्स एज वेल एज जनरल ऑडियंस। तो यहाँ पर वो मास ऑडियंस को टारगेट करते हैं, इसकी वजह से उनका जो नॉवेल है वो ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। What were the options that Sophie was dreaming of? Why did Jency discourage her? तो सोफी कौन कौन से ऑप्शंस के बारे में सपने देखती है या सोचती रहती है, और क्यों जेंसी उसको डिस्करेज करती है, मना करती है ये सब चीजें मत सोचा करो, बिकॉज जेंसी एक रियलिस्टिक लड़की है। तो सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ ओपनिंग अ बुटीक, बिकमिंग अ फैशन डिजाइनर और मीटिंग फेमस पीपल लाइक डेनी केसी का एग्जांपल चैप्टर में दिया हुआ है। जेंसी डिस्करेज हर, क्यों मना करती है, बिकॉज शी वॉज अ रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल गर्ल। शी न्यू कि जो उनका पुअर बैकग्राउंड है उसकी वजह से उनको फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा है, और जेंसी को ये डर है कि कहीं सोफी इस अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस के अपने आप को कोई गहरे डिसअपॉइंटमेंट में, स्ट्रेस में न डाल ले। तो उसको अपनी फ्रेंड की एक फिक्र है, चिंता है। सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। व्हाट डिफरेंसेस बिटवीन देम आर शोन इन द स्टोरी। तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं, और क्या डिफरेंसेस दिखाए गए हैं दोनों के बीच में। तो सोफी एक इमेजिनेटिव, एम्बिशियस, लॉस्ट इन ड्रीम काइंड ऑफ लड़की है, जो हमेशा कुछ बड़ा करने के बारे में सोचती है। वेरेज जेंसी एक प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक गर्ल है। सोफी वांटेड ए ग्लैमरस फ्यूचर बियॉन्ड हर रीच। वो एक ऐसा भविष्य चाहती है अपने आप के लिए जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हों, बड़ी चीजें हों, जबकि जेंसी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसकी सोशल लिमिट्स कितनी है। सोफी एस्केप्ड रियलिटी। तो सोफी जो वास्तविकता है उससे दूर भागना चाहती है, और एक वो फैंटेसीज के वर्ल्ड में ही जीना चाहती है, जबकि जेंसी को विश्वास है, बिलीव्ड इन फेसिंग लाइफ एज इट वाज। तो जेंसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हमारी जिंदगी जैसी है वैसी ही रहेगी, और वो अपनी बाउंड्रीज में रह के ही, एक लिमिटेशन में रह के ही वो सारी प्लानिंग करती है। What socio-economic background did Sophie belong to? What indicates her family's financial status? तो सोफी का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो पुअर है। उसके घर के सभी लोग कहीं ना कहीं पे काम करते हैं। उसके फादर एक लेबर है, उसका भाई एक अप्रेंटिस है, वो खुद एक फैक्ट्री में काम करती है, एंड वो फाइनेंशियली उनका जो परिवार है वो स्ट्रगल करता है। एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज उनके पास में कमी थी। एक साधारण सी लाइफस्टाइल वो मेंटेन कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वीक इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। 18 कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आप वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।